वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात कर लेते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस की। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में आपने देखा है कि हमने वर्क डन फाइंड आउट किया है फॉर द कांस्टेंट फोर्सेस, यानी कि वो फोर्सेस जिसमें मतलब कि वो काम जिसमें हमारे पास फोर्स की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, और उसके लिए जो वर्क डन हमने कैलकुलेट कर रखा था स्टूडेंट्स, वो हमारे पास था एफ डी इंटू कॉज ऑफ थीटा। और ये हमारे पास जो थीटा एंगल था, इसके बारे में हमने ये बताया था कि हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बनता है उसे हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया था। अब हमने देखना है कि हमारे पास वेरिएबल फोर्सेस क्या होती हैं और उनमें वर्क डन की वैल्यू क्या होती है। अब उसके लिए मैं अगर आपको एक मतलब कि एग्जांपल लेंगे हम स्टूडेंट्स के, हमारे पास एक स्प्रिंग है, जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारे पास एक स्प्रिंग है स्टूडेंट्स, जो कि जिससे मैं एक्सटेंड कर रही हूँ विद अ फोर्स, यानी कि हम उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। इसे मैंने एक रिजिड बॉडी के साथ अटैच किया स्प्रिंग को। अभी ये मीन पोजीशन पे, यानी कि उसमें एक्सटेंशन जो है वो x इज इक्वल्स टू 0 है, यानी कि वो मीन पोजीशन पे है। जब मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाई तो उसने उसने उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस की, जिसे मैंने x से डिनोट किया, जिससे मुझे ये पता चलता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि F जितनी मैं फोर्स लगाऊंगी उतनी मैं एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर सकती हूँ। और ये जो है ये हम हुक्स लॉ के जरिए भी देख सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू माइनस के x, जो है हुक्स लॉ ने हमें ये फॉर्मूला भी जनरेट किया। अब इसकी डिटेल में हमने नहीं जाना, लेकिन हम ये सिर्फ देख रहे हैं कि इसमें ये चीज है कि हमारे पास फोर्स जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट है, जिससे हमें पता चलता है कि फोर्स जो है इसमें क्या होगी, वेरिएबल होगी, यानी कि चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। और जो कांस्टेंट फोर्सेस होती हैं उसमें क्या होता है कि वो डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से क्या होती हैं, चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल वो 10 न्यूटन की है तो वो 10 न्यूटन पे ही फिक्स रहेगी और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। ठीक, अब यहाँ ये तो हमने एक सिंपलेस्ट केस देखा स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हम थोड़ा सा कम्प्लेक्स केस की तरफ जाएं, जिस तरह से अगर मैं आपको एक और डायग्राम शो कराने जा रही हूँ, ये मेरे पास एक स्टूडेंट्स डायग्राम आ गई है। अगर आप इस पे गौर करें तो हमने यहाँ एक चीज जो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि वो ये है कि अगर मैं ए पॉइंट, यानी कि यहाँ मैं कोई ए पॉइंट ले लेती हूँ और ये मेरे पास पॉइंट जो है ये बी पॉइंट है, ठीक, और मैं ए से बी तक इसी स्प्रिंग को जो है वो मूव करा रही हूँ। लेकिन अब स्प्रिंग को जो मूव कराने की जो मेरे पास पोजीशन है वो कुछ इस तरह से नहीं है, बल्कि ये बहुत सिंपल केस था जिसमें मैंने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अपना स्प्रिंग रखा है। लेकिन अगर मैं उसको किसी खास एंगल से चेंज कराऊं और उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करूं, यानी कि फोर्स की वैल्यू भी हमारे पास चेंज हो और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मतलब कि एंगल भी हमारे पास चेंज हो, तब उस केस में हमारे पास क्या होगा, जैसा कि अगर आप देखें ए से बी तक जो है हर पॉइंट पे एंगल की वैल्यू जो है वो चेंज है, यानी कि एंगल जो है वो वेरी कर रहा है, यानी कि उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। एंगल जो है वो हमें क्या बताता है स्टूडेंट्स, हमें डायरेक्शन बताता है। तो जब इसका एंगल भी चेंज हो रहा हो और फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो रही हो, तो ऐसे केस में हमारे पास जो वेरिएबल फोर्सेस है उनका कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब अगर हम देखें इस केसेस में हमें वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं कि हम उस पाथ के लिए जहां हमने वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि अगर मैंने स्प्रिंग को ए से बी पॉइंट तक की एक्सटेंशन करवानी है तो उस पॉइंट को मैं ग्राफिक में ड्रॉ करूंगी, और ये मेरे पास वाई एक्सिस में मेरे पास एफ कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू आएंगी। एफ कॉज ऑफ थीटा मैंने वाई एक्सिस में ड्रॉ किया है और एक्स एक्सिस में जो है स्टूडेंट्स मेरे पास एक्सटेंशन है। ठीक, अगर अब मैं इसको ब्लैक कलर से लिख देती हूँ ताकि मोर क्लियर हो जाए, हमारे पास ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, एफ कॉज ऑफ थीटा है जो कि मैंने वाई एक्सिस में लिया है, और एक्सटेंशन जो है वो एक्स डायरेक्शन में। ठीक, अब ए से बी तक जाने में जो पाथ उसने फॉलो किया है वो ये है, और हर पॉइंट पे जो एंगल की वैल्यू है वो भी चेंज हो रही है और फोर्स भी चेंज हो रही है। अब मैंने उस सारे पार्ट को जो है वो स्मॉल स्मॉल पीसेज में डिवाइड कर दिया, यानी कि उसको मैंने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और उन छोटे हिस्सों का जो है वो क्या बन गया, जिस तरह से अगर आप देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल्स बन गए, छोटे छोटे जो है हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब मैं अगर इस स्मॉल यानी कि पहले पार्ट के लिए वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूंगी स्टूडेंट्स, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, यानी कि स्मॉल के लिए मैं डेल्टा का साइन लगा रही हूँ, स्मॉल चेंज इन वर्क डन इन फर्स्ट, ये मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट के लिए जो वर्क डन हो रहा है स्टूडेंट्स, वो मेरे पास क्या होगा, F1 इंटू डेल्टा D1। ठीक है, यानी कि F1 डॉट डेल्टा D1। ठीक, यानी कि ये मेरे पास क्या है, फोर्स है, यानी कि फोर्स यानी कि वेक्टर, और वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है इस स्मॉल चेंज के लिए। और ये जो मैंने मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये मैंने क्या लिखा है, डेल्टा D1 लिखा है। इसी तरह
इसको जरा डार्क कलर से लिख देती हूँ स्टूडेंट्स की ये मेरे पास डेल्टा D2 होगा, इसी तरह डेल्टा D2 और इसी तरह सो ऑन डेल्टा D3 डेल्टा D4, यानी कि ये जो स्मॉल हिस्से हैं मैंने इनमें डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू देखी है वो क्या है हमारे पास डेल्टा D1 डेल्टा D2, यानी कि उसको मैं यहाँ से भी लिख सकती थी, यानी कि ये मेरे पास क्या है डेल्टा D1, ये मेरे पास क्या है डेल्टा D2, ठीक है। इसी तरह सो ऑन डेल्टा डी एन तक हम जाएंगे, ठीक, यानी कि एन जो है वो कोई भी हो सकता है हमारे पास। और यहाँ जो है वो मैं फोर्स की वैल्यू लिख सकती हूँ, यानी कि यहाँ मैं लिख सकती हूँ F1 है फोर्स, यहाँ मेरे पास F2 फोर्स है, ठीक। अब अगर हम देखें इसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, यानी कि यहाँ मैं क्या लिखना चाह रही हूँ, मैं फोर्स की वैल्यूज लिखाना चाह रही हूँ, ठीक। अगर हम अब देखें कि हमारे पास फोर्स की वैल्यूज जो हैं, यानी कि मैंने यहाँ F1 लिख दिया, यहाँ मैंने F2 लिख दिया और इसी तरह सो ऑन Fn तक जाएंगे हम लोग। और यहाँ जो इसकी वैल्यू है एंगल की वो θ1 है, यहाँ θ2 है, इसी तरह सो ऑन। अब जब इस यानी कि डेल्टा W1 की जब मैं स्टूडेंट्स को खोलूंगी, यानी कि इसको मैं एक्सपैंड करूंगी, तो मुझे पता है कि F डॉट जो है डॉट प्रोडक्ट हमें किस में मिलता है कि हमें ये खुलता किस में कॉज में खुलता है, यानी कि F1 इंटू डेल्टा D1 इंटू कॉज ऑफ थीटा हो जाएगा हमारे पास, कॉज ऑफ θ1, ठीक है। कॉज ऑफ θ1 ये हमारे पास इसका मतलब कि इसकी वैल्यू आ जाएगी, सही। अब इसी तरह सेकंड इंटरवल यानी कि डेल्टा D2 के लिए भी हम स्टूडेंट्स वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल्टा W2 इज इक्वल टू F2 वेक्टर डॉट डेल्टा D2, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और F2 इंटू डेल्टा D2 इंटू हमारे पास क्या आएगा कॉज ऑफ θ2। अब यानी कि हमने दोनों हिस्सों के लिए जो है वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अगर इसी तरह मैं हर छोटे छोटे हिस्से की वैल्यू कैलकुलेट करूं वर्क डन की, तो मैं अगर इन सबको एडअप करूं स्टूडेंट्स, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं वर्क डन टोटल वर्क डन की वैल्यू निकाल सकती हूँ। और जो टोटल वर्क डन है यानी कि WT से मैंने उसे डिनोट कर दिया है, टोटल वर्क डन क्या होगा, इन सब का सम होगा, यानी कि डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3 प्लस डॉट डॉट मतलब कि सो ऑन अप टू डेल्टा WN, यानी कि n तक, यानी कि n अब हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, यानी कि जितनी हमने इसमें नंबर, जितने हमने इसको हिस्सों में डिवाइड किया है, जितने हमने छोटे छोटे इसके हिस्से डिवाइड किए हैं वो n होगा। n आपके पास 10 भी हो सकता है, आपके पास 100 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने इसको कितने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया है। अब अगर मैं इन सब की वैल्यूज पुट करूं जो कि मैं ऊपर कैलकुलेट कर चुकी हूं, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि मेरे पास F1 कॉज ऑफ θ1 इंटू डेल्टा D1 प्लस F2 इंटू कॉज ऑफ θ2 इंटू डेल्टा D2, ठीक। अब यानी कि ये हमारे पास इस तरह से निकल वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं और अप टू सो ऑन। और अगर मैं डेल्टा WN के लिए लिखना चाहती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, देखें स्टूडेंट्स, F1 की जगह FN लिखूंगी, डेल्टा DN लिखूंगी और कॉज ऑफ θN लिखूंगी, ठीक है। यानी कि यहाँ आप वो वैल्यू डाल सकते हैं जितने आपने इसको हिस्सों में डिवाइड किया है, तो जिससे मुझे पता चलता है कि ये मेरे पास जो है वो टोटल वर्क डन की वैल्यू आ गई है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स, यानी कि फिजिक्स में हम ये करते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह की सीरीज बन रही हो, यानी कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज एड अप हो रही हो, तो हम उन्हें कंबाइन करके एक छोटे से समेशन में एड अप कर सकते हैं। समेशन जो है वो किसको डिनोट करती है, सम को डिनोट करती है। और आई जो है यानी कि आई आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है 1 to n, यानी कि n वो नंबर है जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स जो आपने परफॉर्म किए हैं इसमें, और इंटू Fi इंटू कॉज ऑफ θi और इंटू डेल्टा DI, यानी कि अगर आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने I लिखा है ये आपके पास एक वेरिएबल है जो कि 1 से n तक जा रहा है। अब अगर I जो है आपके पास 1 होगा तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ F1 कॉज ऑफ θ1 इंटू डेल्टा D1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह सो ऑन आप टू n तक आप वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो समेशन है ये आपके पास ये शो कर रहा है कि ये सारी एड अप हो रही है, तो ये चीज और ये चीज इस वजह से हमारे पास क्या आ गई, बराबर आ गई, ठीक। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स वर्क डन की वैल्यू निकाल ली हमने, जो कि वेरिएबल फोर्सेस में हम निकाल सकते हैं जिस तरह से। अब अगर आप देखें कि हमारे पास जितना डेल्टा DI जो है स्मॉल होगा, यानी कि जितना आप छोटे छोटे हिस्सों में से डिवाइड करेंगे उतना ही हमारे पास वर्क डन की वैल्यू एक्यूरेट निकलेगी, क्योंकि हमने ये सपोज किया है कि अगर हमारे पास यहाँ जितने हमने छोटे छोटे हिस्सों में से डिवाइड किया, हम ये सपोज करें कि उस हिस्से के लिए जो फोर्स है जो कि वेरिएबल थी वो कांस्टेंट रहेगी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ जो है
वो फॉर्मूला भी कांस्टेंट वाला यूज किया है। यानी कि अगर आप देख सकते हैं कि ये जो हमने फॉर्मूला यूज किया था स्टूडेंट्स, यानी कि W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा वाला, ये है कांस्टेंट फोर्सेस के लिए। किसके लिए है? कांस्टेंट फोर्सेस के लिए। लेकिन इस केस में मैंने उसको वेरिएबल फोर्स के केस में क्यों लिख दिया है? इसलिए लिखा है कि यहाँ जो हमने उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया है, इस स्मॉल पार्ट के लिए स्टूडेंट्स जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि स्मॉल पार्ट के लिए हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या है? कांस्टेंट है। जिसकी वजह से हम ये सपोज कर सकते हैं कि यहाँ हमारे पास फोर्स कांस्टेंट रही है, इसलिए मैंने फोर्स जो कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला जो है वो यहाँ सारा यूज किया है उसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, अब अगर हम देखें तो ये अगर हम यही काम करें, यानी कि जितना हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे उतना ही हमारे पास वर्क डन एक्यूरेट निकलेगा। जिससे मैं ये लिख सकती हूँ कि अगर मेरे पास डेल्टा डी है, यानी कि डेल्टा डी अगर अप्रोच टू जीरो हो जाए, यानी कि ये इस लाइन का क्या मतलब है? यानी कि इस लाइन का ये मतलब है कि अगर मेरे पास डेल्टा डी इतना छोटा हो कि वो जीरो के बराबर हो जाए, यानी कि बहुत ही स्मॉल हो, ठीक है, उस केस में मेरे पास क्या निकलेगा? वर्क डन बहुत एक्यूरेट निकलेगा। यानी कि अगर मैं उसको किस तरह से लिख सकती हूँ? एफ टोटल, यानी कि टोटल वर्क डन। इसी इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि अगर मैं लिमिट लगा दूं इस पे, यानी कि एक लिमिट लगा दूं कि मेरे पास डेल्टा डी जो है वो अप्रोचेस टू जीरो है, यानी कि उसमें जो डेल्टा जो है वो स्मॉल चेंज को शो कर रहा है। यानी कि ये जो आपके पास आपने जो डिवीजन की है ये बहुत स्मॉल है, अप्रोचेस टू जीरो है, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली जीरो नहीं है बल्कि क्या है? अप्रोच कर रही है जीरो को, यानी कि बहुत स्मॉल है। ठीक, इंटू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, यानी कि आई हमारे पास वेरिएबल है जो कि 1 से n तक वेरी कर रहा है, और बिल्कुल वही वाली चीज जो हमने ऊपर लिख चुके हैं, एफ आई इंटू कॉज ऑफ थीटा आई इंटू डेल्टा डी आई। ठीक, ये चीज जो है वो अगेन हमने लिख दी। लेकिन यहाँ हमने जो एक अजाफी बात की है वो ये बात की है कि हमने लिमिट लगा दी है डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, जिसकी वजह से हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू है वो बहुत एक्यूरेट आएगी। ठीक, फिर उस की यहाँ जो हम ग्राफिकली अगर हम बात करें कि हमारे पास जो वर्क डन है वो इस केस में ग्राफिकली क्या होगा, तो हम वो कहेंगे कि ये जो एरिया है अंडर द कर्व, यानी कि इस कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वर्क डन कहलाएगा। यानी कि वो हमें वर्क की वैल्यू जो है वो दे देगा। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि ये हमारे पास क्या निकला है? ये हमारे पास वर्क निकला है। ठीक, अब इस चीज को जो है मतलब कि क्यों अब हम इसको वर्क डन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये देखें, अगर हम देखें कि हमारे पास एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस में एफ कॉज ऑफ थीटा है, तो ईच वैल्यू के अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास वही चीज बन जाती है कि एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटू कॉज ऑफ थीटा, जो कि हमारा वर्क का फॉर्मूला है। तो इसलिए ग्राफिकली भी हम ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर एरिया अंडर द कर्व अगर हम निकाल सकें तो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कि अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्सेस हों उनके केस के लिए हम वर्क डन की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं।